गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 43 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि डियर हम लोग कास्टिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे और कास्टिंग प्रोसेस में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपने पैटर्न पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रिंकेज आने के लिए उस पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस को पढ़ा था। पैटर्न पे हम लोगों ने छूट को पढ़ा था। आज हम लोग डियर क्या करेंगे, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अब हम उस पैटर्न को रख रहे थे तो उस पैटर्न के चारों तरफ जो सैंड की रैमिंग करके उस सैंड से हम लोग मोल्ड कैविटी बनाते थे। तो उस मोल्ड कैविटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें जो हम लोग सैंड यूज करते हैं डियर, वो सैंड कितने टाइप की होती है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो प्रॉपर्टीज़ नहीं अवेलेबल होती हैं हम कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव मटेरियल मिलाकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो आइए डियर, आज का लेक्चर हम लोग इसे से शुरू करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे सैंड से। अब आप समझते हैं डियर कि हम लोग सैंड का यूज करके क्या करते हैं, पैटर्न को रखते हैं और उसके बाद पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, रैमिंग करके जब पैटर्न बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है डियर, मोल्ड कैविटी मिलती है। मोल्ड कैविटी मिलती है। अब इस मोल्ड कैविटी को हम लोग सैंड से बनाते हैं डियर, तो इसीलिए इस सैंड का नाम हम लोग लेते हैं मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड। अब यहाँ पे देखिए डियर, इस मोल्डिंग सैंड का यूज करते हैं हम लोग हॉलो कैविटी प्रोड्यूस करने के लिए। देन आफ्टर आगे हम बात करते हैं कि अब देखिए कि इस सैंड से देखो, ये मोल्डिंग सैंड जो हमारी होती है यह एक तो नेचुरल में अवेलेबल होती है, नेचर में जो सिंपल सी सैंड होती है। अगर हम सैंड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सैंड हमारी क्या होती है, एक तो नेचर में अवेलेबल होती है जिसे हम लोग डियर बोलते हैं नेचुरल सैंड। अब देखिए नेचुरल सैंड में प्रॉपर्टीज बहुत कम होती हैं हमारे किसको बनाने के लिए, मोल्ड कैविटी बनाने के लिए। आप सैंड को, सूखी सैंड को हाथों में लीजिए और देखिए थोड़ा सा अगर होल होगा तो पूरी सैंड धीरे धीरे स्लिप कर जाएगी आपके हाथ से, तो हमारी ये मोल्ड कैविटी बन ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं डियर कि उस सैंड को अपने यूजफुल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिटिव मटेरियल मिलाते हैं जिससे उस सैंड को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक सैंड। सिंथेटिक सैंड। तो हमारे पास दो टाइप की सैंड अवेलेबल होती है, नेचुरल सैंड एंड सिंथेटिक सैंड। अब इन सैंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए डियर जिससे हम मोल्ड कैविटी को बना सकें। हमारा एम केवल और केवल मोल्ड कैविटी को बनाना है। अब सबसे पहले देखिए डियर कि यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए कि हमने पैटर्न रख दिया, ये देखिए नीचे वाले पार्ट को ये हमने ले लिया को ड्रैग। अब ड्रैग में हमने चारों तरफ क्या भर दिया, सैंड। ऐसे आप इसे पूरा बना दीजिए। पूरा हमने इसे बना दिया और यहाँ पे हमने देखो ये नीचे हमने क्या कर दिया डियर, सैंड की फिलिंग कर दिया। ये सैंड की हम लोगों ने फिलिंग कर दिया और फिलिंग करने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, रैमिंग करेंगे ऊपर से। जब तक अच्छे से कुटाई या रैमिंग नहीं करेंगे तब तक ये सैंड एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाएगी जिससे यह मोल्ड कैविटी नहीं बन पाएगी। अब हम लोग रैमिंग करेंगे। रैमिंग करने के बाद इतनी अच्छी रैमिंग कर दें कि जब ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बाहर निकालें तो ये कुछ इस तरीके से बाहर निकले डियर। आप देखो जब ऊपर वाले पार्ट को हम लोग रिमूव करें तो ये कुछ इस तरीके से रिमूव हो ताकि यहाँ पर देखिए ये जो सैंड है, सैंड इसकी क्या हो, आपस में बनी रहे, आपस में बाइंड रहे। अब इस तरीके से बनी रहेगी तभी तो यह मोल्ड कैविटी की तैयार होगी। जब इस ऊपर वाले पार्ट को बाहर निकालेंगे तो सैंड में क्या होना चाहिए कि ये जो सैंड है इस मोल्ड इसके साथ मोल्डिंग बॉक्स के साथ भी अच्छे तरीके से एडहेसिव यानी कि चिपकी रहे। तो वह तभी चिपकेगी, तभी उसके साथ बॉन्ड बनाएगी जब सैंड में बेटर एडहेसिव प्रॉपर्टीज होगी। तो इसका मतलब हमें सैंड में एडहेसिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना चाहिए। सैंड में एडहेसिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं कि इतनी ज़्यादा एडहेसिव हो जाए कि जब इसे हम लोग रिमूव करके सैंड को तोड़ना चाहें तो यह बॉक्स को भी तोड़ दे। इतनी ज़्यादा भी एडहेसिव नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ऑप्टिमम लिमिट तक एडहेसिवनेस
होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ये है डियर कि जब हमने यहाँ मोल्ड कैविटी बना दी, देखिए ये मोल्ड कैविटी जो बन गई हमारी, अब इसमें हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे। तो पोर करने के समय यह क्या है, इसकी दीवारें टूटे ना, इस पे स्क्रैच ना आए, तो इस तरीके से इसके वेलोसिटी की वजह से नीचे ना टूट हो, इसके सारे सरफेसेस मेंटेन रहें, वह तभी मेंटेन रहेगी जब इसके अंदर एक प्रॉपर ऑप्टिमम स्ट्रेंथ होगी। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परमेबिलिटी, पारगम्यता जिसे हम लोग बोलते हैं। परमेबिलिटी का मतलब ये होता है डियर कि इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड विच स्केप द एयर। एयर को जाने की प्रॉपर्टीज को हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए कि जब यहाँ पर हम लोग मोल्टेन मेटल को डालेंगे तो होगा क्या डियर कि ये जो सैंड है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ना कुछ एडहेसिव के रूप में मॉइस्चर कंटेंट को मिला रखा था, जिसे हम लोग ग्रीन सैंड बोल रहे थे। अगर ड्राई सैंड भी होगी तो भी लगभग आधा से 1% मॉइस्चर कंटेंट होगा, और नहीं भी सैंड में अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो ये मोल्टेन मेटल क्या होगा, जब सॉलिडिफाई होने लगेगा तो किसी भी लिक्विड में हमारी क्या होती हैं, गैसेस लिक्विड में घुलकर मिली रहती हैं। जब सॉलिडिफाई होने लगता है वो गैसेस बाहर स्केप करने लगती हैं। तो उन गैसेस को बाहर स्केप करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या एक वेंट ट्यूब लगा दिए, यहाँ पे एक वेंट ट्यूब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंट ट्यूब लगा देते हैं। देखिए अलग अलग कलर से लगा देते हैं, ये हमने वेंट ट्यूब लगा दिया। लेकिन डियर होगा क्या कि इन वेंट ट्यूब में इतनी सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं होगी कि इस मोल्टेन मेटल के सॉलिडिफाई होने के समय देखिए इसके चारों तरफ जो सैंड आपकी क्या होगी, मॉइस्चर बनाएगी, वो तुरंत किस में कन्वर्ट होगी, गैस में कन्वर्ट होगी। अब कुछ गैसेस तो आपकी वेंट ट्यूब से बाहर निकल जाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं वेंट ट्यूब। लेकिन मैक्सिमम गैसेस जो बची रहेंगी वह इस मोल्डिंग सैंड से धीरे धीरे बाहर की तरफ ऐसे स्केप होती हैं, धीरे धीरे बाहर की तरफ स्केप होती हैं, और वह तभी स्केप हो पाएंगी जब दो सैंड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिलेगा गैस को बाहर जाने के लिए। उसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड। तो बेटर परमेबिलिटी होगी तो ज़्यादा तेजी से गैसेस बाहर निकलेगी, और परमेबिलिटी कम होगी तो गैस नहीं धीरे धीरे निकलेगी, और परमेबिलिटी नहीं होगी तो गैस यहीं पे घूमती हुई इस मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मेटल के साथ मिक्स होकर एक कैविटी बनाएगी जो डिफेक्टिव ऑफ कास्टिंग। तो हम चाहेंगे कि गैसेस बाहर निकले, लेकिन हम ये चाहेंगे, देखिए अगर परमेबिलिटी बढ़ा देंगे तो गैस तेजी से बाहर निकलेगी, लेकिन परमेबिलिटी एक ऑप्टिमम लिमिट तक ही बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वहाँ पे क्या होगा डियर कि वहाँ पे इस सैंड की स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, वीक होने लगेगी, स्ट्रेंथ आपकी वीक होने लगेगी। तो हम चाहेंगे कि मोल्ड कैविटी की स्ट्रेंथ भी बनी रहे और परमेबिलिटी भी हो। तो उसके लिए एक ऑप्टिमम लिमिट तक हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑप्टिमम लिमिट तक परमेबिलिटी और स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। देन हम लोग पढ़ेंगे कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी का मतलब हम लोग ये पढ़ेंगे डियर कि जैसे मान लो ये मोल्डन बॉक्स है, अब इसमें अगर हम सैंड को क्या करेंगे, सैंड को हम लोग ऐसे रखेंगे। मान लो एक हमने सैंड यहाँ पे रखी, इस सैंड को चारों तरफ फैल जाना चाहिए। अगर यह केवल ऐसे इकट्ठी होगी, 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 और रैमिंग करेंगे तो यहीं पे दबेगी सैंड, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमने थोड़ी सैंड यहाँ पे रखी तो वह कुछ इस तरीके से फैल जाए, फिर हमने रखा, फिर ऐसे फैल जाए, फिर ऐसे फैल जाए, फिर ऐसे फैल जाए। तो यही प्रॉपर्टीज हमारी कहलाती है डियर कोलैप्सिबिलिटी ऑफ द सैंड। अब ये बची हुई कॉर्नर में भी भर जाएगी। जब हम रैमिंग करेंगे तो चारों तरफ सैंड प्रॉपर तरीके से कोलैप्स हो। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिवनेस क्या होगा कि जब हाई टेम्परेचर का मोल्टेन मेटल जाएगा इसमें, तो यह क्या करेगा, अपने पास की सैंड को हीट करना शुरू। अब जब पास की सैंड को हीट करेगा डियर, तो उस समय क्या होगा कि यह जितना टेम्परेचर मोल्टेन मेटल का होगा उतना ही टेम्परेचर इस सैंड को रीच कराएगा। तो उस समय वो सैंड हो सकता है मेल्ट कर जाए, मेल्ट कर जाएगी तो हमारे लिए बेकार है। तो हम ऐसी सैंड का यूज करेंगे
कि जो इस मोल्टेन मेटल के टेम्परेचर की वजह से ना तो मेल्ट हो और ना ही उस सैंड में हाई टेम्परेचर की वजह से न्यू ग्रेन ग्रोथ हो। मतलब जैसे एक हमारे पास टेम्परेचर होता है मेटल के लिए क्रिस्टलाइजेशन, एक टेम्परेचर हमारे पास होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है डियर? क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मेटल को और टेम्परेचर बढ़ाने पर उस मेटल में न्यू ग्रेन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो एक ऐसे लिमिट पर सारे न्यू ग्रेन्स सारे ओल्ड ग्रेन्स न्यू ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उस टेम्परेचर को अपर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं, और जहां से न्यू ग्रेन्स स्टार्ट होते हैं उसे लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये सारे हमारे होते हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ पोरिन मोल्टेन मेटल ये सैंड हमारी रिक्रिस्टलाइजेशन करें। तो इस तरीके से हम देखो हाई टेम्परेचर पर भी सैंड अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखे, उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सैंड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं डियर आगे के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, ये हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आगे स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी को और लार्ज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ की जब हम बात करेंगे वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे किसके? सैंड की, तो सैंड में स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्ड टू होल्ड द सैंड ग्रेन्स टुगेदर। ये जो सैंड ग्रेन्स हैं ये ग्रेन्स को आपस में अच्छे से होल्ड करे, जितने ज़्यादा अच्छे से होल्ड करेगी उसमें उतनी ही बेटर स्ट्रेंथ होगी। अगर अच्छे से होल्ड नहीं करेगी मतलब वीकर स्ट्रेंथ है, और बहुत ज़्यादा वीक स्ट्रेंथ होगी तो यह टूटने लगेंगे। तो इस तरीके से सैंड में अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन एक ऑप्टिमम लिमिट तक। इट शुड हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ सो दैट मोल्ड कुड नॉट कोलैप्स। इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मोल्ड एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स ना कर पाए, स्लिप ना कर पाए। नेक्स्ट देखिए, परमेबिलिटी के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए सिंपल सा। परमेबिलिटी कुछ नहीं होता है, परमेबिलिटी इज रिफर्स द गैस फ्लो रेट थ्रू द स्पेसिमेन अंडर ए स्पेसिफाइड प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस। अब आप जानते हैं माय डियर कि जो इसके अंदर गैसेस बनेंगी, ये जो गैसेस बनेंगी ये गैसेस बाहर तभी जाएंगी। देखो बाहर आपका कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर अंदर भी प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर होगा तो कोई भी गैस बाहर ट्रेवल करके नहीं जाएगी। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस गैस बाहर ट्रेवल करेगी और तभी बाहर जाएगी जब अंदर का प्रेशर ग्रेटर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस गैसेस आपकी बाहर ये आपका होता है। अब इसी तरीके से ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर इसके आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल डिस्कस करेंगे। कोलैप्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हम लोग सैंड को रैमिंग करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो उस समय सैंड क्या हो, बेटर तरीके से अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करे, अपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर। जैसे आप देखो, आप आटे को ले लो, सूखे आटे को आप इसमें भर दीजिए। अब सूखे आटे में आप ये सपोज करिए इस टूल से इसके अंदर इंप्रेस कराइए, तो ये टूल आपका यहाँ तक दब जाएगा, ये आटा आपका नहीं नीचे बैठेगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये आटा नहीं बैठ रहा है, मतलब केवल इतना ही वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है। तो इस आटे में कोलैप्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ आटे की जगह आप सैंड लोगे, आपने इतना दबाया तो ये भी सैंड स्लिप करके इधर चली आए, ये भी, और प्रॉपर तरीके से अपने पूरे वॉल्यूम को श्रिंक करे। तो इसका मतलब उसके अंदर बेटर कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टीज होगी। चलिए अब ये देखिएगा, इसका मतलब कोलैप्सिबिलिटी रिफर्स टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मोल्ड टू सस्टेन द कंप्रेसिव फोर्स। हम लोग कंप्रेसिव फोर्स ही तो लगाएंगे रैमिंग करने के लिए। तो सस्टेन द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड बाय द श्रिंकेज ऑफ मेटल ड्यूरिंग फ्रीजिंग देयर बाय डिक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। तो इस प्रॉपर्टीज को, जब मोल्टन मेटल हमारा क्या होगा,
यहाँ पे श्रिंक करने लगे तो यह धीरे धीरे अपने वॉल्यूम को भी क्या करे, श्रिंक करने लगे, कोलैप्स करने लगे। इसी को हम लोग कोलैप्सिबिलिटी। रिफ्रैक्टोरीनेस क्या होता है, मतलब इट इज रिफर्स दैट द मोल्ड मटेरियल शुड बी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट। अब हाई टेम्परेचर पर भी यह सैंड इस मोल्टन मेटल के टेम्परेचर से अपनी प्रॉपर्टीज को ना चेंज करे, तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिवनेस। एडहेसिवनेस क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एडहेसिवनेस क्या होता है कि एडहेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू गेट स्टिक। स्टिक मतलब चिपकना, किसके साथ, मोल्डिंग सैंड एंड मोल्डिंग बॉक्स। स्टिक और एडहेयर विथ द फॉरेन मटेरियल्स। फॉरेन मटेरियल मतलब विदेशी पार्टिकल नहीं होगा डियर, फॉरेन का मतलब देसी ही पार्टिकल होगा, बस अपने से अलग पार्टिकल होगा। कैसे, जैसे देखो ये सैंड के पार्टिकल्स हैं, आपस में कभी नहीं चिपकेंगे। अब हम क्या करेंगे, बीच में क्या ले लें, कुछ एडहेसिव मटेरियल लगा दें। एडहेसिव मटेरियल जैसे हम लोग इसमें कुछ सिलिका फ्लोर मिला दें, डस्ट फ्लोर मिला दें, और भी ऑयल वगैरह मिला दें, क्ले मिला दें, और साथ में मॉइस्चर कंटेंट मिला दें, तो अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल्स। ये हमारे होंगे फॉरेन पार्टिकल्स। अब इसके साथ ये अगर मोल्डिंग बॉक्स के साथ भी जाकर ऐसे प्रॉपर तरीके से चिपक जाएंगे तो ये हमारे क्या होंगे, एडहेसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगी। देन सच स्ट्राइकिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड विथ इनर वॉल। इनर वॉल मतलब ये वाली वॉल मोल्डिंग बॉक्स के साथ में, इनर वॉल ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, दिस इज कॉल्ड एडहेसिवनेस ऑफ द सैंड। तो ये हमारा होगा डियर एडहेसिव प्रॉपर्टी। अब ये था हमारा, देखिए हम क्या करेंगे डियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो हमारे पास नेचुरल सैंड होगी और एक सिंथेटिक सैंड होगी। अब उन सैंड का यूज करेंगे। नेचुरल सैंड आप भी जानते हैं कि नेचुरल सैंड में आपका क्या होता है, केवल आपका सिलिका होता है। सिलिका को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज बोलते हैं। इस तरीके से नेचुरल सैंड होती है। अब इसमें कुछ हम लोग एडहेसिव मटेरियल मिलाकर इसे अपने यूथफुल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो उसमें जो उसका क्लासिफिकेशन होगा डियर सिंथेटिक सैंड का, वो हमारा कितने टाइप से होगा। देखिए एक तो हमारी होगी ग्रीन सैंड, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैंड में या काइंड्स ऑफ सैंड में। एक हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका कलर हरा नहीं होता है, इसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट मतलब सीधे पानी मिला देते हैं। आप देखो सूखे आटे को भुरभुरा होता है, खूब फैलेगा, लेकिन पानी मिला दीजिए और पानी मिलाने के बाद आप उसे गीला कर दीजिए, अच्छे से गूंद दीजिए, तो जिस शेप में जहाँ रखेंगे वहीं वैसे बना। तो ये होता है ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ द, चाहे आप इसकी बात कर लीजिए चाहे आप आटे की बात कर लीजिए। तो सैंड में हम लोग लगभग 6 to 8% वाटर कंटेंट ऐड करेंगे, तो ऐसे जो सैंड हमारी बनेगी उसे बोलेंगे ग्रीन सैंड। इसमें और भी पार्टिकल्स मिलाएंगे, सिलिका पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, इन सब चीज़ों को हम लोग मिलाते हैं। कुछ बॉन्डिंग एजेंट भी मिलाते हैं। अच्छा, इसका कभी कभी 2 to 8% भी आपका किसी जगह एग्जाम्पल में दे देगा, 6 to 10% भी आपका दे देता है। तो ये देखिए एक डेटा, दो डेटा, मैक्सिमम रियलाइबल डेटा आपका 6 to 8% होता है मॉइस्चर कंटेंट या वाटर परसेंटेज इन सैंड। अभी आगे इसकी और डिटेलिंग करेंगे। देन ड्राई सैंड आपका क्या होगा, सिंपल सा नेचुरल सैंड को ही हम लोग ड्राई सैंड एज ए यूजफुल ले लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे लूम सैंड। लूम सैंड हमारी क्या होगी डियर, इस पे 50% सैंड होगा और 50% आपके क्या होंगे, क्ले होंगे। इसे हम लोग पढ़ेंगे, आगे बताएंगे कि इसके कंपोजिशन क्या होंगे, यही कंपोजिशन होगा, इसका और यूज बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फेसिंग सैंड, जो मोल्डिंग, जो हमारा पैटर्न के नज़दीक या मोल्ड कैविटी के नज़दीक जो हम सैंड यूज करते हैं, ताकि जब सैंड की हम लोग कास्टिंग, मेटल की कास्टिंग कर दें, तो मेटल को जब बाहर निकालें तो वह मेटल हमारा मोल्ड कैविटी वाली सैंड के साथ ना चिपके। जैसे आप रोटी बेलते हो तो रोटी के ऊपर नीचे क्या लगाते हो, सूखे आटे को लगाते हो, ताकि आपकी रोटी, आपका आटा बेलन में और आपके चौके में ना चिपके।
तो इस तरीके से आप सूखे आटे को लगाते हो। सेम उसी तरीके से फेसिंग सैंड का यूज किया जाता है, बैकिंग सैंड का यूज करते हैं मोल्ड कैविटी से थोड़ा सा दूर जाकर फिलिंग के लिए ताकि इसकी कास्ट कम आए। पार्टिंग सैंड का यूज करते हैं मोल्डिंग फ्लास्क की इनर सरफेस पे ताकि आसानी से दो फ्लास्कों को अलग कर सके। कोर सैंड का यूज करते हैं कोर बनाने के लिए, इसका दूसरा नाम होता है ऑयल सैंड। ये हमारा कोर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इन सारी सैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन देखो इन सैंड में जो कंपोजिशन हमारे होते हैं डियर, सैंड में जो कंपोजिशन होते हैं वो किसके किसके होते हैं? क्ले, क्ले मतलब मृतिका, मृतिका, और सिलिका, सिलिका मतलब आपकी सिंपल सी सिलिका सैंड होती है जो कहाँ से बनती है? पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने से बनती है। सैंड होता क्या है, नदियों में जब बड़े बड़े पत्थर नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर टकराते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जिस वजह से वहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते टूटते आपकी नदियों में बहुत सारी सैंड इकट्ठा हो जाती है, जिसे हम लोग डिफरेंट प्रोसेस से बाहर निकालकर अपने यूजफुल प्रोसेस में ले लेते हैं। वाटर आप जानते हैं H2O आपका अवेलेबल होता है सिंपल सा, और कुछ बाइंडर एजेंट हम लोग मिलाते हैं। बाइंडर एजेंट में हम लोग क्या बेंटोनाइट पाउडर वगैरह मिलाते हैं, साथ में हम लोग क्या मिलाते हैं? कोल डस्ट मिलाते हैं, सा डस्ट पाउडर मिलाते हैं, ऑयल मिलाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडर हम लोग यूज करते हैं। तो इतने कंपोजिशन हमारे होते हैं डियर सैंड को बनाने में। कौन सी सैंड? जो हम लोग मोल्ड कैविटी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब मोल्डिंग सैंड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोल्डिंग सैंड। अब यहाँ देखिए, मोल्डिंग सैंड इज द प्रिंसिपल मोल्डिंग मटेरियल एंड यूज्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ कास्टिंग। सबसे ज्यादा मेन जो कास्टिंग इक्विपमेंट होता है या मेन कास्टिंग ऑब्जेक्ट होता है वो आपका होता है मोल्डिंग सैंड। उसके बाद मोल्डिंग फ्लास्क हो गया, देन मोल्डिंग मटेरियल हो गया, देन अदर इक्विपमेंट हो गया। तो ये हमारा होता है डियर। अब देखिए जो परमिलिटी हमने आपको बताई, थोड़ा सा इस परमिलिटी पे और डिटेलिंग कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि परमिलिटी नंबर क्या होता है, ऑप्टिमम परमिलिटी नंबर क्या होता है, इन सब चीज़ों को पूछा जाता है। इसके फार्मूले पूछे जाते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो परमिलिटी नंबर को डियर PN से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, परमिबिलिटी नंबर। और ये हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टीज टू अलाउ गैसेस, गैसेस को बाहर स्केप करने की, अलाउ गैसेस स्केप इजिली फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड से गैस को आसानी से बाहर ले जाने की प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं डियर परमिबिलिटी। नेक्स्ट हायर सिल्ट। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर कि सपोज करो ये सैंड है, ये बड़े पार्टिकल्स हैं और ये छोटे पार्टिकल्स हैं। छोटे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं डियर सिल्ट, सिल्ट बोलते हैं। अब अगर सिल्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दें तो यहाँ पे स्पेस कम रह जाएंगे, बहुत सब पास पास सिल्ट होते हैं। बड़ी बड़ी सैंड जब आपस में रखी जाएगी तो उनके बीच में स्पेस क्या होगा? मोर स्पेस होगा, मोर स्पेस होगा। लेकिन सिल्ट कंटेंट अगर रखेंगे तो उनके बीच में लेस स्पेस होगा। अब अगर स्पेस लेस होगा तो परमिलिटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, और स्पेस ज़्यादा होगा तो गैस तेजी से पास करेगी, मतलब परमिलिटी आपकी हाई होगी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि अगर हम अपने मोल्डिंग सैंड में सिल्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दें तो परमिलिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाए। तो यहाँ देखिए, हायर सिल्ट कंटेंट मतलब सिल्ट की मात्रा को बढ़ा दिया हमने, ऑफ द सैंड द लोअर गैस परमिएबल या लोअर गैस स्केप इफ द मोल्ड इज रैम्ड टू हार्ड इट्स परमिलिटी विल डिक्रीज। मोल्ड को हम लोग अच्छे से रैमिंग कर देंगे और छोटे छोटे सिल्ट पार्टिकल्स ले लेंगे तो उसकी परमिलिटी हट जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज मेजर्ड इन नंबर। परमिलिटी को हम लोग PN से डिस्कस करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे परमिलिटी नंबर
60, 80, 100 एंड 120 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा डियर, यहाँ पे आप देखो कि अगर परमेबिलिटी बहुत लो हो जाए तो इसका मतलब गैस कम पास करेगी, बहुत धीरे धीरे पास करेगी। और अगर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ आपकी लो हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे डियर कि लोअर परमेबिलिटी भी नहीं रखेंगे, हायर परमेबिलिटी भी नहीं रखेंगे। परमेबिलिटी लिमिट आपकी जो होगी, परमेबिलिटी लिमिट 60 to 120 होगा। लेकिन ऑप्टिमम परमेबिलिटी नंबर, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्टिमम परमेबिलिटी नंबर, तो ऑप्टिमम परमेबिलिटी नंबर डियर आपका क्या होगा, 80 to 100 लेते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ भी आपकी मेंटेन रहे और परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज भी मेंटेन रहे। अब इसे हम लोग फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं डियर। एक फार्मूला होता है परमेबिलिटी नंबर इज एक्सप्रेस्ड ऐसे, देखिए Pn इज इक्वल टू VH अपॉन PA, P होता है, या ये होता है 3000.7 अपॉन T। अब आप समझो कि सर ये फार्मूला तो लिख दिया आपने, ये क्या है, ये है डियर कि ऐसे देखो, ये जो हमने बनाया एक स्पेसिमेन, ये मोल्ड कैविटी हो गई। अब ये पूरा ये स्पेसिमेन सैंड यहाँ पे भरा हुआ है, सैंड यहाँ पे भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जो सैंड वाला पार्टिकल्स है इसका वॉल्यूम होता है, V इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, कॉमा H इज इक्वल टू इस स्पेसिमेन की हाइट होती है डियर, H इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्पेसिमेन एंड P इज इक्वल टू, अच्छा देखो अंदर गैसेज जो बनेंगी तो उनका प्रेशर भी तो कुछ होगा, तो P हमारा क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैसेस विच इज एस्केप फ्रॉम द मोल्ड कैविटी। तो P हमारा क्या हो जाएगा डियर, P इज द प्रेशर ऑफ गैस जो बाहर निकलना चाह रही है, कॉमा A हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मोल्ड कैविटी, एरिया ऑफ मोल्ड कैविटी, एरिया ऑफ कास्टिंग कह सकते हैं, या कहीं कहीं स्पेसिमेन भी दिया होता है। देन T बराबर हमारा क्या होता है, टाइम, कितने टाइम में ये गैस हमारी बाहर स्केप होकर जा रही है, टाइम फॉर स्केप द गैस, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितने टाइम में गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। अब इसकी यूनिट पूछता है डियर, अब इसकी यूनिट अगर हम लोग बात करें, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी नंबर, यूनिट ऑफ Pn, तो हम ये जानते हैं डियर Pn बराबर VH अपॉन PA। अब ये एक चीज समझते हैं कि वॉल्यूम, अगर हम लोग SI यूनिट में इसको यूनिट ले आना चाहें तो हमारा क्या होगा, V बराबर मीटर क्यूब, वॉल्यूम आपका होता है मीटर क्यूब, इंटू हाइट आपकी किस में होगी, मीटर में होगी, अपॉन P, प्रेशर बराबर आपका क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इंटू एरिया आपका मीटर स्क्वायर, इंटू टाइम आपका किस में होगा, सेकेंड में होगा। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डियर मीटर के पावर 4 अपॉन ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। देन अगर हम बात करें CGS यूनिट में, ग्राम पर सेंटीमीटर में, तो ये जो यूनिट हो जाएगी परमेबिलिटी नंबर की, मीटर की जगह सेंटीमीटर की पावर 4 कॉमन न्यूटन की जगह केजी हो जाएगा, या ग्राम ले लेंगे, CGS मतलब ग्राम, CGS का मतलब क्या हम लोग ले लेंगे ग्राम में, इनटू सेकंड हमारा रहेगा, तो चाहे इसे आप मिनट में ले लीजिए चाहे सेकंड में ले लीजिए, तो ये आपका होता है यूनिट ऑफ परमेबिलिटी नंबर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3000.7 अपॉन T, वेयर T इज द टाइम ऑफ सेकेंड। तो ये हमारा होता है डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ और कोहेसिवनेस प्रॉपर्टीज के बारे में। स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है कि दो सैंड पार्टिकल्स आपस में बेटर तरीके से बॉन्डिंग बनाएं और वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ होल्डिंग
सैंड। तो यहां पे देखिए डियर, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग टुगेदर ऑफ सैंड ग्रेन्स। जो सैंड ग्रेन्स हैं वो आपस में ही अच्छी तरीके से होल्ड करके बंधे रहें, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग सैंड के स्ट्रेंथ कहते हैं। अब आप देखो कि सूखी सैंड यानी कि सूखी बालू को आप मुट्ठी में लीजिए और उसको आप क्या करिए, आप पकड़िए, थोड़ा सा भी होल होगा तो वह बाहर गिरती चली जाएगी। मान लीजिए आपने एक पॉट ले लिया, पॉट मतलब बर्तन, यहाँ आपने सैंड को रखा। अब देखो थोड़ी सी जगह की वजह से ये सैंड धीरे धीरे पूरी की पूरी सैंड इसमें से खाली हो जाएगी, तो इसमें कोई भी कोहेसिव प्रॉपर्टीज नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम लोग क्ले मिला दें, क्ले मतलब मृतिका, मृतिका मतलब मिट्टी, कौन सी, चिकनी मिट्टी काली वाली, उसे मिला दें, प्लस में हम लोग क्या मिला दें, वाटर मिला दें, प्लस में हम लोग क्या मिला दें, कोल डस्ट मिला दें, प्लस में हम लोग क्या मिला दें, कुछ ऑयल मिला दें, प्लस हम लोग क्या मिला दें, मतलब हम लोग मिला दें साडस्ट, साडस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा। अब ये सारी चीजों को मिलाने पर डियर क्या होगा, इस सैंड की कोहेसिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी और एक सैंड का मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बंध जाएगा। देन टू रिटेन द शेप एंड साइज ऑफ कैविटी एंड टू विथस्टैंड फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड मेटल ऑन द मोल्ड सरफेस स्ट्रेंथ। अब मान लो कि मोल्टेन मेटल हम लोग जब पोर करेंगे तो इस मोल्ड कैविटी में क्या होगा डियर, ये मान लो मोल्ड कैविटी, मोल्टेन मेटल हमने पोर किया तो यह अपने शेप को बनाए रखे। अब किस वजह से बनाए रखेगी, उस सैंड की स्ट्रेंथ की वजह। अगर स्ट्रेंथ वीक होगी तो इसकी दीवारें टूट सकती हैं, नीचे भी इसके शेप में चेंजिंग आ सकती है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हमारी होती है डियर, स्ट्रेंथ और कोहेसिव। देन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू सिमिलर मतलब सेम साइज के, सिमिलर मटेरियल दैट इज बिटवीन टू सैंड ग्रेन्स आर कॉल्ड कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी। एंड आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा था, थर्मल कंडक्टिविटी के इज हाई एंड लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप इसके लिए देख लीजिए। देखिए सपोज करिए ये आपका मोल्डिंग बॉक्स हो गया, ये आपका हो गया मोल्ड कैविटी, ये कोप हो गया, ये ड्रैग हो गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं डियर, चारों तरफ सैंड की फिलिंग, ये हमने चारों तरफ सैंड की फिलिंग कर दिया है। अच्छा देखिए चारों तरफ हमने जब सैंड की इसकी फिलिंग किया, देन ये क्या होगा, जब सैंड की फिलिंग किया तो अब अगर मोल्टेन मेटल इस पे हमने क्या किया, पोर किया, हाई टेम्परेचर मोल्टेन मेटल जब इस पे हम पोर करेंगे तो जिस वजह से ये सैंड क्या होगी, हॉट होगी, ये सारी की सारी सैंड गर्म होगी। इस हाई टेम्परेचर की वजह से चारों तरफ की सैंड गर्म होगी और हीट भी धीरे धीरे ट्रांसफर होगी। तो उसके साथ ये जो सैंड है इसमें एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब ये टेम्परेचर से गर्म हो तो ये फूलने लगे, अगर ऐसा होगा तो यह अपने साइज को बढ़ाएगी, तो हो सकता है मोल्टेन बॉक्स को इधर ढकेल दे या हो सकता है इस मोल्टेन लिक्विड को इधर श्रिंक करने लगे। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टीज होगी तो दोनों केस में डिफेक्टिव कास्टिंग बने। तो हम चाहेंगे डियर कि कितना भी हाई टेम्परेचर इसमें आए, इसके अंदर जो मटेरियल की थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन इसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। आपका थर्मल एक्सपेंशन इसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन आपका क्या होना चाहिए डियर, कम होना चाहिए या मतलब देखिए थर्मल एक्सपेंशन आपका कम होना चाहिए, निग्लिजिबल होना चाहिए। के इसे नहीं बोलते हैं, के आप बोलते हैं हीट कंडक्टिविटी की। तो थर्मल एक्सपेंशन आपका कम होना चाहिए, इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हीट कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी की। अब देखो हीट अच्छे से अगर बाहर कंडक्ट होकर निकल जाएगी तो ये जल्दी से कूल होगा, अदरवाइज अगर हीट कंडक्टिविटी लो होगी तो कई दिनों तक इसे कूल होने में लग जाएगा। जैसे पृथ्वी के अंदर तीसरी जो हमारी क्रस्ट कोर मेटल
जैसे पहली लेयर आपकी क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट, फिर उसके बाद क्या है, कोर है, फिर मेटल है। तो मेटल वाली क्या है, मेटल वाली क्या है कि अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। जहां जहां गैसेस प्रेशर देती हैं, प्रेशर बढ़ता है तो वो लिक्विड बाहर निकलने लगता है। जो बाहर निकलता है उसी को हम लोग मोल्टेन मेटल बोलते हैं, उसी को हम लोग वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये होता है। और वो क्यों नहीं आज तक सॉलिडिफाई हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हीट कंडक्शन बहुत स्लो है या नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल ही मान के चलिए। तो ये हमारा होता है। अब देखिए, इसका मतलब थर्मल कंडक्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए, चारों तरफ ये जो सैंड है इस पे आसानी से हीट ट्रांसफर करके बाहर रिलीज हो जाए, ये होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी। एडहेसिवनेस का मतलब ये होगा डियर कि सैंड के पार्टिकल्स मोल्डिंग बॉक्स के साथ अच्छे से एडहेसिव हो जाएं, नहीं तो मोल्डिंग बॉक्स जब ऊपर उठाएंगे तो सैंड नीचे ही रह जाएगी। ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखिए, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड मिक्सचर टू एडहेयर टू अनदर बॉडी। अनदर बॉडी के साथ क्या क्या होगा, मोल्डिंग बॉक्स भी आएगा, मोल्डिंग बॉक्स भी आएगा एंड एडहेसिव मटेरियल, एडहेसिव मटेरियल। तो इस तरीके से ये हमारे हो जाए। देन अब ये तो हमारे हो गए एडहेसिव प्रॉपर्टीज। आगे द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डिसिमिलर होगा, टू डिफरेंट मटेरियल, मोल्डिंग सैंड एंड फ्लास्क या मोल्डिंग सैंड एंड पैटर्न। मोल्डिंग सैंड और फ्लास्क के साथ या मोल्डिंग सैंड और पैटर्न के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा, तो उसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। ये हो गया हमारा डियर। देन एक प्रॉपर्टीज आपकी होती है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या है कि अच्छा आप देखो कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब मोल्टेन मेटल इसमें आएगा, अगर ये सैंड हार्ड नहीं होगी तो यहाँ क्या होगा, इस पे इंपिन करेगा, अपना प्रेशर लगाएगा, जिस वजह से यहाँ पे स्क्रैच वगैरह आएंगे या इसकी सरफेस दब जाएगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए इसकी सरफेस क्या होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। तो हार्डनेस प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में बताया था कि किसी मटेरियल में इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच इज रजिस्ट द स्क्रैच और इम्पिन। मतलब जब हम ऐसे उंगली से मान लो किसी मटेरियल पे ऐसे हम लोग प्रेशर लगाएं, ऐसे प्रेशर लगाएं तो यह अंदर ना जाए, रजिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये सरफेस ज़्यादा हार्ड होगी। इस पे हमने ऐसे स्क्रैच बनाने की कोशिश की, स्क्रैच नहीं आ रहा है, मतलब यह हार्ड मटेरियल है। अब हार्ड होना चाहिए और हार्डनेस लगभग 0 से 100 के बीच में होगा। हार्डनेस क्या होगा, हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टीज, यह एक सतह प्रॉपर्टीज होती है टू मिनिमाइज इरोजन। इरोजन मतलब स्क्रैच को मिनिमाइज करने के लिए हार्डनेस प्रॉपर्टीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू विथ स्टैंड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड मेटल ऑन द मोल्ड सरफेस। और जब हम इस मोल्ड मेटल को इसके अंदर डालते हैं तो इसकी सरफेस आपकी मेंटेन रहे, इस फोर्स की वजह से इसकी सरफेस इरोड ना हो। ऑन द मोल्ड सरफेस कॉमा मोल्ड इनइक्वेस्ट बी हैविंग सफिशिएंट हार्डनेस कॉमा हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऑप्टिमम हार्डनेस नंबर आपका डियर 60 होता है। दो चीज देखिएगा, एक हमने आपको बताया है ऑप्टिमम परमेबिलिटी नंबर 80 to 100 बताया है, और ऑप्टिमम दोनों आपको याद रखना है, कभी कभी डेटा डायरेक्ट आ जाता है। ऑप्टिमम हार्डनेस नंबर इज 60 to 80 होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं डियर, रिएक्टिवनेस। रिएक्टिवनेस का मतलब क्या होगा
कि जब एक मटेरियल सैंड दूसरे प्रॉपर्टीज के साथ कोई एक्टिविटी या रिएक्शन ना करे, मतलब जैसे या हाई टेम्परेचर पर वो कोई रिएक्शन ना करे, कोई शेप ना चेंज करे। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड मिक्सचर टू विथस्टैंड द हीट ऑफ मेल्ट विदाउट शोविंग एनी साइन ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ फ्यूजन। मतलब हाई टेम्परेचर पर वह मोल्डिंग सैंड फ्यूज ना हो, लिक्विड स्टेट में ना कन्वर्ट हो, नए ग्रेन्स को ना जनरेट करें, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिवनेस। अभी हम लोग रिफ्रैक्टिवनेस भी पढ़ेंगे, यही आपका रिफ्रैक्टिवनेस ही होता है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिवनेस बोलते हैं। चलिए, तो ये हमारा होता है, इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिवनेस, ये हमारा होता है। देखिए, अब देखिए, और इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिवनेस, मतलब सैंड हमारी क्या हो, ना तो फ्यूज हो, ना तो अपने क्या हो शेप को चेंज करे, ना तो न्यू ग्रेन्स को फॉर्मेट करे, ना अपने साइज को चेंज करे, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्डिंग सैंड। ड्यू टू हाई टेम्परेचर जरूर लगाइएगा, तभी आपका प्रॉपर्टीज होगा रिएक्टिवनेस और रिफ्रैक्टिवनेस। देन फ्यूजन और विदाउट फ्यूजन रिफ्रैक्टिव टेम्परेचर ऑफ द सैंड। देखो, अच्छा, रिफ्रैक्टिव टेम्परेचर ऑफ द सैंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोरिंग टेम्परेचर। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी सैंड, मान लो सैंड आपका क्या हो, सपोज करो कि देखो जो सिलिका सैंड होती है, जो सिलिका सैंड होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिल्ट, ये सपोज करो लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। और जब प्योर सिलिका को हम लोग मेल्ट कर देते हैं, तो मेल्ट करके इस सांचे में हम लोग क्या करें, सॉलिडिफाई कर देंगे। तो अब सॉलिडिफाई होने के बाद यह ग्लास बनता है, ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लास बनाने की यही विधि है, ये तो ग्लास बनाने का मेथड होता है, लेकिन यहाँ हमें ग्लास नहीं बनाना है। और कुछ जो बड़े बड़े कण होते हैं, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जिस टेम्परेचर पर यह सैंड फ्यूज हो या अपने शेप को चेंज करे, उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव टेम्परेचर। तो हमेशा हमारा जो पोरिंग टेम्परेचर होगा उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव टेम्परेचर रखेंगे, जिससे हमारी सैंड क्या हो, अपने शेप और साइज को ना चेंज। तो ये हमारा होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल। यह हाई टेम्परेचर पर भी अपनी एबिलिटी यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन्ड रखे। एंड इट शुड बी हाई, इसकी रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज हाई होनी चाहिए। अच्छा देखिए, अगर हम ग्रेन साइज इंक्रीज करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आपका आएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीज विथ द ग्रेन साइज ऑफ सैंड, जब सैंड के ग्रेन साइज को इंक्रीज करेंगे तो उस समय क्या होगा, एंड इट्स कंटेंट विथ द डिमिनिश्ड अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड सिल्ट। अगर ग्रेन साइज को बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है, घटाएंगे तो फ्यूजन घटेगा और रिफ्रैक्टिवनेस भी, ये हमारा होता है। अब देखिए, एक प्रॉपर्टीज आपकी होती है डियर, प्लास्टिक और फ्लो एबिलिटी। प्लास्टिक का मतलब देखो, अब यहाँ सैंड हम टच कर रहे हैं और यहाँ की सैंड यहाँ तक खिसक के आ जा रही है, तो इसी प्रॉपर्टीज को डियर हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक और फ्लो एबिलिटी। प्लास्टिक का मतलब यह है कि अगर इलास्टिक होगा तो हम कोई भी मोल्ड कैविटी बनाएंगे, वह अपने शेप में दोबारा रिटर्न होकर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए सैंड में क्या होनी चाहिए, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी भी किसी शेप को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं तो मोल्ड कैविटी हम कभी भी नहीं बना पाते। तो यहाँ देखिए, इट शुड बी प्लास्टिक नेचर सो दैट इट कैन इजिली टेक एनी डिजायर्ड शेप व्हेन द सैंड इज रैम्ड। जब हम लोग मोल्ड कैविटी में सैंड की रैमिंग करेंगे तो जिस भी शेप का हम लोग क्या लगाएंगे, पैटर्न रखेंगे, वो मोल्ड कैविटी आसानी से अचीव हो जाएगी
और सैंड की इसी प्रॉपर्टीज को डियर हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक और फ्लोएबिलिटी ऑफ द सैंड। नेक्स्ट बात करते हैं कोलैप्सिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए ये जो सैंड आपके डियर क्या हो रहा है, यहां हाथ लगा रहे हैं तो यहां की सैंड कोलैप्स होकर आगे अपने आप चली आ रही है। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कोलैप्सिबिलिटी, देखिए हाथ हम यहां लगा रहे हैं और यहां की सैंड यहां तक चली आ रही है, मतलब यहां लगाने पे इफेक्ट यहां तक आ रहा है, हाथ यहीं तक है, इफेक्ट यहां तक आ रहा है। आप देखिए ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ वाटर कंटेंट ऐड किया, हाथ यहीं पे हमारा रहेगा और यहीं से हाथ हमारा केवल वर्क कर रहा है, लेकिन सैंड यहाँ तक की आ जा रही है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उस सैंड के अंदर अच्छी जो है कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टीज है। जब हम लोग इसमें सैंड भर दिए और इस सैंड की रैमिंग करना शुरू करेंगे तो केवल इतने वॉल्यूम में रैमिंग करेंगे, लेकिन पूरी की पूरी सैंड आसानी से कोलैप्स होकर रैम होगी और अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी। तो अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड मिक्सचर टू डिक्रीज इन वॉल्यूम टू सम एक्सटेंड अंडर कंप्रेसिव फोर्स। अपने कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करने पर वह सैंड अपने वॉल्यूम को यूनिफॉर्म डिक्रीज करे। अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब यह हो गया वुडन और साडस्ट। वुडन और साडस्ट मतलब लकड़ी के पाउडर या साडस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा जिसे हम बोलते हैं। जब हम लोग सैंड में यूज करते हैं तो देखिए, सपोज करिए कि ये मोल्ड कैविटी हो जाए, ये हम लोगों ने बना दिया, ये हो गई मोल्ड कैविटी, ये कोप, ये ड्रैग। अब जब इसके चारों तरफ सैंड की रैमिंग हम लोगों ने कर दिया था, अगर इस सैंड में डियर हम लोगों ने साडस्ट यूज किया है, लकड़ी का बुरादा यूज किया है, तो उस समय क्या होगा? उस समय जब यह हॉट मोल्टेन मेटल इसके अंदर पोर करेंगे तो यह इस साडस्ट को बर्न करेगा, इसे बर्न करेगा अपने हाई टेम्परेचर की वजह से, बर्न करके ऐश में, राख में कन्वर्ट कर देगा और यह ऐश आपकी क्या होगी? इस सैंड की फ्लोएबिलिटी को या कोलैप्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। तो यही मीनिंग है कि वुडन और साडस्ट यूज्ड दिस बर्न एंड मेड डस्ट। जब बर्न होगा तो यह हमारा क्या होगा? ऐश या डस्ट बनाएगा। देन इट इज इंक्रीज बेटर कोलैप्सिबिलिटी, ताकि सैंड एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लिप कर सके। टू इजी रिमूव वर्कपीस आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। इसको ऐसा इसलिए करते हैं कि सॉलिडिफिकेशन के बाद अब इस वर्कपीस को भी तो बाहर निकालना है, तो इजी बाहर रिमूवल करने के लिए कुछ सैंड में साडस्ट को मिला देते हैं, वह बर्न होकर ऐश पाउडर बनाएगा और वह ऐश पाउडर एक कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करेगा, जिससे आसानी से हम लोग वर्कपीस को बाहर रिमूव कर सकते हैं। कॉमा नेक्स्ट देखिए, दिस प्रॉपर्टीज परमिट द मोल्डिंग सैंड टू कोलैप्स इजिली ड्यूरिंग शेक आउट एंड परमिट द कोर टू कोलैप्स इजिली ड्यूरिंग इट्स नॉकआउट फ्रॉम कोल्ड कास्टिंग। हम लोग क्या करते हैं कि कोलैप्स करेगी, जब शेक और रैमिंग करते हैं तो रैमिंग करेंगे तो चारों तरफ आसानी से सैंड क्या हो जाएगी? फैलेगी, अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी। ऐसी प्रॉपर्टीज को डियर हम लोग कोलैप्सिबिलिटी ऑफ द सैंड बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे लैक ऑफ कोलैप्सिबिलिटी, अगर किसी भी कोर आप समझते हैं कोर का यूज किस लिए करते हैं? बहुत बार हमने आपको बताया है, कोर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूस ए hollow cavity in solid casting, ठोस कास्टिंग में एक हॉलो कैविटी बनाने के लिए कोर का यूज करते हैं।
अब इस कोर के बारे में देखिएगा, लैक ऑफ कोलैप्सिबिलिटी कोर में रिजल्ट फॉर्मेशन क्रैक्स इन द कास्टिंग। अगर हमारी कोर में कोलैप्सिबिलिटी कम होगी, मान लो ये कोर हमने बनाया, कोलैप्सिबिलिटी कम होगी तो इसमें क्रैक्स फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे, जिससे हमारी एक डिफेक्टिव कास्टिंग प्रोड्यूस होगी। ये होता है डियर। दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ क्वार्ट्ज, सैंड एंड बाइंडर। ये प्रॉपर्टीज कोलैप्सिबिलिटी, जितना ज्यादा बाइंडर को मिलाएंगे उतनी कोलैप्सिबिलिटी डिक्रीज होगी, जितनी ज्यादा क्वार्ट्ज यानी सिलिका और सैंड को बढ़ाएंगे उतनी कोलैप्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कोलैप्सिबिलिटी प्रॉपर्टी डियर डिपेंड करती है क्वार्ट्ज मतलब सिलिका, सैंड एंड बाइंडर एजेंट को। अच्छा ये देखिए, ग्रीन सैंड, हॉट सैंड और ड्राई स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ, ग्रेन फाइनेस नंबर, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, इसके बारे में देखिए। देखिए ग्रीन सैंड, ग्रीन स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्रीन स्ट्रेंथ आपकी वो होगी डियर कि जब हम लोग मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर वगैरह मिलाकर मोल्ड कैविटी बनाएंगे, तो मोल्ड कैविटी बनाने के बाद वो जो सैंड उस स्ट्रेंथ को बनाए रखेगी, उस स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्डिंग सैंड। अदरवाइज अगर ज़्यादा वाटर कंटेंट मिला देंगे तो वह मोल्ड कैविटी टूट भी सकती है। तो इस तरीके से उस स्ट्रेंथ को हम लोग बोलेंगे ग्रीन स्ट्रेंथ। देखिए मोल्डिंग सैंड दैट कंटेंट्स मॉइस्चर इज टर्म्ड एज ग्रीन सैंड। अगर सैंड में हम लोग नमी की मात्रा को मिला दें 6 to 8% H2O, तो उसे हम लोग ग्रीन सैंड बोलेंगे। द ग्रीन सैंड शुड हैव इनफ स्ट्रेंथ सो दैट कंस्ट्रक्टेड मोल्ड रिटेन इट्स शेप। अगर सपोज कर देखो, आप बालू ले लो, बालू में मिट्टी मिला दो। अब मिट्टी कितनी भी मिला दो, जब तक पानी की मात्रा नहीं मिलाओगे तब तक उस बालू को आप लड्डू नहीं बना सकते हो, गोले शेप में नहीं बना सकते। लेकिन ग्रीन मतलब जब पानी मिला दिया आपने, बहुत ज़्यादा मिला दोगे तो बहने लगेगा। ज़्यादा वाटर भी नहीं मिलाना है, 6 to 8% मिलाना है। फिर उसे आप एक गोले शेप का आसानी से बना सकते हो। तो उसकी जो गोले शेप बनाने के बाद जो उसकी स्ट्रेंथ होगी, बनाने के बाद आप इस पेन से उसके अंदर इंपिनिंग करेंगे, वह जल्दी नहीं टूटेगा, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आ जाएगी। उस स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं ग्रीन स्ट्रेंथ। अब उसको सुखा दो आप, सुखाने के बाद उस लड्डू की जो स्ट्रेंथ हो जाएगी उसे बोलेंगे ड्राई स्ट्रेंथ। आप देखो जो गीले होने पे स्ट्रेंथ थी, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी वही चीज़ सूखने के बाद मिलेगी, क्योंकि मिट्टी या क्ले कंटेंट तो सैंड को आसानी से खूब अच्छे तरीके से पकड़ लेगा, बाइंड कर देगा। तो मतलब हम तो कह सकते हैं कि ड्राई स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन ग्रीन स्ट्रेंथ। ये प्रैक्टिकल आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है डियर? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसे हम बोलते हैं UTM, इज यूज्ड फॉर टेस्ट ग्रीन स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड, कॉमा ग्रीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी होती है 130 से 160 किलो पास्कल, और ग्रीन शियर स्ट्रेंथ आपकी होती है 10 से 40 किलो। ये डेटा शायद कभी पूछ ले, इसलिए दे दिए हम। कंप्रेसिव, सैंड में कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, कभी भी टेंसाइल फोर्स नहीं लगाते हैं, और शियर फोर्स लगाते हैं। तो इसीलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ आपकी देखी जाती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी 130 से 160 किलो पास्कल और शियर स्ट्रेंथ 10 से 40 किलो पास्कल के आसपास होती है। अब ग्रीन सैंड को अगर देखो हॉट मोल्ड मोल्टेन मेटल के कांटेक्ट में आती है तो सारे मॉइस्चर एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेट होने के बाद भी वो सैंड अपने शेप को बनाए रखती है, टूटती नहीं है, तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं ड्राई स्ट्रेंथ। तो मतलब ग्रीन सैंड इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू हॉट सैंड या ड्राई सैंड। ये हमारा होता है कन्वर्टेड इनटू ड्राई सैंड। ग्रीन सैंड इज कन्वर्टेड इनटू ड्राई सैंड। हॉट सैंड क्या होती है? आफ्टर बिकम्स द सैंड ड्राई, जब सैंड आपकी सूख जाती है, लिक्विड मेटल इज हैविंग मोर हीट, ज्यादा लिक्विड मेटल हीट को प्रोड्यूस करता है या देता है, देन विल इंक्रीज द टेम्परेचर, सो इट इज कॉल्ड हॉट सैंड। सैंड आपकी गर्म हो जाती है हॉट मोल्टेन मेटल की वजह से, तो इसे हम लोग बोलते हैं हॉट सैंड। देन ड्राई सैंड आपकी क्या होगी?
जब उस हॉट टेम्परेचर की वजह से सैंड आपकी सूख जाएगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसे बोलेंगे हॉट या ड्राई स्ट्रेंथ। व्हेन द मोल्टेन मेटल इज पोर्ड इनटू ए मोल्ड कैविटी, जब मोल्टेन मेटल हम मोल्ड कैविटी में पोर करेंगे तो उस समय द सैंड अराउंड द मोल्ड कैविटी इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू ड्राई सैंड। उस मोल्ड कैविटी के पास की सारी सैंड, ये देखिए ये मोल्ड कैविटी के पास की ये वाली सारी सैंड तेजी से कन्वर्ट हो जाएगी ड्राई सैंड में। कन्वर्ट होने के बाद भी अपने शेप को यही बनाए रखेगी ताकि मोल्टेन मेटल इसी जगह रहे, अदरवाइज इसके मतलब फोर्स की वजह से, वेट की वजह से यह टूटकर नीचे भी आ सकता था। तो ऐसा नहीं होगा, वह उस समय भी अपने शेप को बनाए रखेगी। तो हमारी क्या क्विकली कन्वर्टेड इनटू ड्राई सैंड, तेजी से ड्राई सैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। एज द मॉइस्चर इन द सैंड इमीडिएटली इवोपरेट ड्यू टू हीट इन द मोल्टेन मेटल, मोल्टेन मेटल की हीट की वजह से उसमें अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट तेजी से एलिमिनेट हो जाते हैं। एट दिस स्टेज इट शुड रिटेन द मोल्ड कैविटी एंड द सेम टाइम विथ स्टैंड द मेटलिस्टिक फोर्स, वह अपने शेप को उस समय बनाए रखेगी, उसी प्रॉपर्टीज या उसी स्ट्रेंथ को ड्राई स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब ड्राई स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी 120 से 140 किलो पास्कल और ड्राई शियर स्ट्रेंथ 30 to 80 किलो पास्कल होती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना डियर, ड्राई स्ट्रेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रीन स्ट्रेंथ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप इससे मत कंपेयर कराना कि ऐसे देखिए कि ड्राई स्ट्रेंथ हमने बताया 120 से 140 किलो पास्कल, कौन सी कंप्रेसिव, और आप कहो कि सर यहाँ पे आपने बताया था 130 से 160 किलो पास्कल, ग्रीन स्ट्रेंथ की कंप्रेसिव 130 से 160, लेकिन यहाँ पे 120 से 140 ही बताया है। तो ये प्रैक्टिकली डेटा एग्जाम के अकॉर्डिंग दिया गया है, अदरवाइज शियर स्ट्रेंथ देखो इसकी ज़्यादा होगी। तो इस तरीक़े से हम पढ़ें। हॉट स्ट्रेंथ भी वही हमने बताया था, हीट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड, दिस इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द शेप ऑफ द मोल्ड कैविटी आफ्टर द मॉइस्चर इज इलिमिनेटेड। जब उस सैंड से मॉइस्चर इलिमिनेट हो जाए ड्यू टू हॉट मोल्टेन मेटल, फिर भी वह मोल्ड कैविटी की शेप को बनाए रखे, इसी स्ट्रेंथ को बोलते हैं हॉट स्ट्रेंथ। एक आपका होता है डियर ग्रेन फाइनेस नंबर, GFN, ग्रेन फाइनेस नंबर। जो ग्रेन साइज होते हैं, इन ग्रेन साइज को GFN से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग कुछ संख्या जैसे 60, 80, 100, 120, 240, अब इनको हम लोग इस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक आपका क्या होता है क्यूबिक कैविटी होती है। उस क्यूबिक कैविटी में एक फिक्स क्यूबिक कैविटी का बॉक्स होता है, उसमें हम बड़े बड़े सैंड कंटेंट डालेंगे, सैंड मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के डालेंगे तो कम मॉलिक्यूल्स जा पाएंगे, और छोटे छोटे पार्टिकल डालेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें जाएंगे। तो इसका मतलब कि जब हम लोग अगर ग्रेन फाइनेस नंबर हायर ले रहे हैं, 240 ले रहे हैं, तो इसका मतलब जो ग्रेन साइज हैं, साइज ऑफ ग्रेन हैं, वो आपके क्या हैं स्मॉल होंगे। और अगर हम लोअर ग्रेन फाइनेस नंबर ले लेंगे तो जो ग्रेन साइज हैं वो आपके क्या शो करेंगे, लार्ज शो करेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। ग्रेन फाइनेस नंबर विल इंडिकेट द एवरेज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गिवन मोल्डिंग सैंड। अब ग्रेटर GFN इज लोअर ग्रेन साइज एंड लोअर GFN इज ग्रेटर ग्रेन साइज, ये चीज आपको याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब जो टेम्परेचर की वजह से फैलाव होगा मोल्डिंग सैंड का, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए, लेकिन रियल में थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होता है जो नेग्लिजिबल हम लोग मानते। तो सबसे कम होना चाहिए, दिस सैंड शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, बहुत कम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन या उसमें प्रसार गुणांक होना
चाहिए। केमिकल रेजिस्टिविटी, अब सैंड आपकी क्या है, हाई मोल्टेन मेटल के साथ कंबाइंड होकर कोई रिएक्शन ना करे, ऐसी होनी चाहिए, इसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रेजिस्टिविटी सैंड। देखिए, द सैंड शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विथ कंबाइंड मोल्टेन मेटल, कॉमा, ये हम लोग बॉयंसी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे जब कोर हम लोग पढ़ेंगे, तो कोर पर बॉयंसी फोर्स, कोर का मतलब ये मोड, ये मान लो कैविटी हो गया, इस पे हमने क्या लगा दिया, कोर लगा दिया। अब मोल्टेन मेटल जब आएगा तो इसको क्या करेगा, इस कोर को ऊपर की ओर लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, जो किस फोर्स की वजह से होगा, बॉयंसी फोर्स की वजह से होगा। और हॉट ऊपर से मोल्टेन मेटल भी इसे नीचे दबाने की कोशिश करेगा, ये कोर खुद अपने वेट की वजह से नीचे क्या करेगी, इसे ले जाने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से इन सब फोर्सेस को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखिए डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड को नेचुरल सैंड और सिंथेटिक सैंड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि नेचुरल सैंड क्या होता है, सिंथेटिक सैंड में आपके जैसे ग्रीन सैंड, ड्राई सैंड, लूम सैंड, पार्टिंग सैंड, फेसिंग सैंड, इन सारी सैंड को हम लोग क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।